नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का फर्स्ट पेपर व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी फर्स्ट लेसन का जो सेकंड पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, इसका अध्ययन करेंगे। मैंने ये पहले ही बता दिया था कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का कार्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में बांटने का कार्य सबसे पहले रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था और व्यष्टि अर्थशास्त्र का हमने पहले अध्ययन कर लिया। अब समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अंग्रेजी भाषा के मैक्रो से मिलकर के बना होता है और मैक्रो का अर्थ है समग्र या व्यापक, अर्थात समष्टि का मतलब हुआ संपूर्ण। तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। तो इसमें परिभाषा क्या बनती है इसकी कि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थविज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत, विनियोग इत्यादि। इसके अंतर्गत आर्थिक विकास और आर्थिक उतार चढ़ाव जैसे विषय भी आते हैं। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों और आर्थिक नियोजन का अध्ययन भी किया जाता है। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, इसमें कौन कौन से सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आय और रोजगार, आय का राष्ट्रीय आय और रोजगार का यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के रोजगार का सिद्धांत है। इसके 2 भागों में अध्ययन किया जाता है, एक उपभोग का सिद्धांत और दूसरा विनियोग का सिद्धांत। किस प्रकार उपभोग आय के द्वारा निर्धारित होता है और किस प्रकार विनियोग ब्याज की दर के द्वारा निर्धारित होता है, इन दोनों सिद्धांतों का अध्ययन आय और रोजगार के सिद्धांत के तहत किया जाता है। नंबर 2, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहां अपन केवल कीमत सिद्धांत का अध्ययन करते थे, जिसमें वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की सहायता से किया जाता था, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर में मुद्रास्फीति, अविस्फीति, विस्फीति, संस्फीति और स्टिगफ्लेशन का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, कीमत, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कीमत सिद्धांत का अध्ययन होता है इसमें। तीसरा, आर्थिक विकास का सिद्धांत। जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों का, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता था, वहीं यहाँ पर आर्थिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक कल्याण के सिद्धांत में एक व्यक्ति के कल्याण का अध्ययन किया जाता था, यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे देश के आर्थिक विकास को किस तरह से संभव बनाया जा सकता है। और चौथा, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र में वितरण के सिद्धांत में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का किस तरह से वितरण किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता था। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मजदूरी स्तर का सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा, सामान्य ब्याज की दर के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाएगा कि किस प्रकार से मुद्रा के कार्य के द्वारा ब्याज की दर और ब्याज की दर के द्वारा मुद्रा की पूर्ति कैसे निर्धारित होती है। उसी प्रकार मजदूरी के द्वारा रोजगार स्तर और रोजगार स्तर के द्वारा किस प्रकार से मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली आर्थिक चरों का अध्ययन, आर्थिक इकाइयों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो नंबर 1, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में उपयोगी है। पहला कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोगी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नंबर 2, आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। इसमें आर्थिक किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीतियों और आर्थिक विकास का निर्धारण करती है सरकार, ताकि देशवासियों को अधिक मात्रा में रोजगार प्राप्त हो सके, निर्धनता में कमी की जा सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सके, सामान्य कीमतें स्थिर रह सकें, बचत और विनियोग की दरों में वृद्धि की जा सके
उन नीतियों का निर्धारण समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है आर्थिक विकास के निर्धारण में सहायक। इसी प्रकार आर्थिक नीतियों के द्वारा सरकार किस प्रकार से पूरे देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकती है, आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय उत्पादन रोजगार में वृद्धि कर सकती है, उन्हीं नीतियों का निर्धारण भी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही संभव है। नंबर 4, अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। अर्थशास्त्र में किस प्रकार से एक परिवार और एक फर्म के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है, किस प्रकार से फर्म के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और किस प्रकार से परिवार के द्वारा साधन बाजार में साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, साधनों के प्रतिफल के रूप में मजदूरी प्राप्त होती है और वस्तुओं के प्रतिफल के रूप में किस प्रकार से मुद्रा प्राप्त होती है, इस मुद्रा का प्रवाह किस तरह से होता है और अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव विदेशी व्यापार में किस तरह से किया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की जो कार्य प्रणाली है जिसमें वस्तुओं सेवाओं का प्रभाव, मुद्रा का प्रभाव, ब्याज की दर का प्रभाव, मजदूरी का प्रभाव, राष्ट्रीय आय रोजगार का निर्धारण, ये सभी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के तहत किए जाते हैं। और राष्ट्रव्यापी समस्याओं का समाधान, राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर का निर्धारण करना है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को निर्धारित करना है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में गरीबी का निर्धारण करना, गरीबी की दूर करने के उपायों को सुझाना है, किस प्रकार से रोजगार बढ़ाने के उपाय किए जाने हैं। इन सब बातों का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के तहत ही किए जाते हैं। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र की सबसे पहली सीमा ये है कि इसमें जोड़कर परिणाम निकालने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मान करके उनकी सहायता से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। सामान्यतया ऐसी स्थितियों में मूल्य सूचकांक बनाए जाते हैं जिनके भार को लेकर के, जिनके वेटेज को लेकर के बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, भ्रमात्मक परिणाम निकाले जाने का भय रहता है। जब सांख्यिकी विधियाएं पूर्ण रूप से परिमित न होकर के समग्र का रूप लेती हैं तो जोड़ करके परिणाम निकालते समय भ्रमात्मक या भ्रमपूर्ण परिणाम निकाले जाने का भय रहता है। सभी परिणाम वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। और तीसरा है विशाल इकाइयों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने में कठिनाइयाँ। तो विशाल इकाइयाँ बन जाती हैं राष्ट्रीय आय, रोजगार, उपभोग, बचत और विनियोगों की, जिनको की आवश्यकता अनुसार बदलने में कठिनाई होती है और फिर उनसे परिणाम प्रभावित होने का आशंका रहती है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की सीमाएं मूल रूप से एक ही बात को दोहराती हैं कि इसमें इकाइयां बड़ी होने से थोड़ा समस्या पैदा उत्पन्न होती है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब समष्टिगत विरोधाभास भी होते हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में इनको विरोधाभास की स्थिति में ला दिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति अधिक मुद्रा प्राप्त करने से उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है, लेकिन सभी व्यक्तियों को अधिक मुद्रा प्राप्त हो जाए तो किसी की भी स्थिति बेहतर नहीं होती, क्योंकि मुद्रास्फीति उत्पन्न होने का डर हो जाता है। एक कृषक अच्छी मेहनत करके अच्छी पैदावार से अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, लेकिन सभी किसानों की अधिक पैदावार हो जाए तो किसी की भी आमदनी नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनकी आमदनी घट सकती है। एक उद्योग में ऊंची कीमतों से उसकी फर्में लाभान्वित होती हैं, लेकिन सभी उद्योगों में ऊंची कीमतें हो जाने से किसी भी फर्म को लाभ नहीं होगा। मंदी की स्थिति में व्यक्तियों द्वारा अधिक बचत करने के प्रयास में समाज की कुल बचत कम हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति अधिक बचत करेगा तो उसकी स्थिति बेहतर होती है, लेकिन सभी व्यक्ति अधिक बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इसे बचत का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख विरोधाभास हैं कि एक व्यक्ति के लिए जो लागू होते हैं लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वो लागू नहीं होते हैं। फिर भी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। दोनों में आपसी संबंध हैं। दोनों का एक का अध्ययन करके दूसरे का यदि अध्ययन नहीं किया जाए तो एक के अध्ययन का कोई औचित्य नहीं रहता। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त है, तो समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत
की सहायता से निकाले गए निष्कर्ष समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के निर्धारण में सहायता करते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्रों के निर्धारण में सहायता करते हैं। इसलिए सैमुअलसन और नॉर्डहाउस ने कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के मध्य में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यदि आपने किसी एक का अध्ययन किया है और दूसरे को आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब आप अर्ध शिक्षित हैं। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र थी। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन हमने किया और आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके जो बकाया चर हैं, स्थैतिक प्रावेगिक विश्लेषण, उनका अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।